तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बढ़िया। तो अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर थर्ड की एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट वन की वीडियो मैंने बना के डाल दिया है। अगर आप लोगों को वो देखनी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, जाके पार्ट वन की वीडियो जरूर देखें। पार्ट टू के क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हम अच्छे से जानते हैं कंसिस्टेंट कौन से होते हैं। जिन भी इक्वेशंस के सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं? कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अब सॉल्यूशन किसका होता है? सॉल्यूशन होते हैं एक तो हमारा इंटरसेक्टिंग ग्राफ जो बनता है उसका, और फिर दूसरा जो कोइंसिडेंट बनता है, ठीक है। पैरेलल जो ग्राफ बनाते हैं उनके कोई सॉल्यूशन नहीं होते और वो क्या होते हैं? इनकंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। आगे कहता है वो इफ कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट है, मतलब जो इक्वेशंस तुम्हारे को दी हुई है अगर वो कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, उनके ग्राफ बनाने हैं। बड़ा ही प्यारा और आसान सा क्वेश्चन है। तो देखते हैं, इक्वेशन हमको दे रखी है, ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये क्या है? हमारी इक्वेशन 2। फटाफट से रेशो बता दो इनके। a1 कितना है? 1 है। a2 कितना है? 2 इज इक्वल b1 कितना है? 1 और b2 कितना है? 2। तो ये दोनों तो बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो हम नेक्स्ट चेक करते हैं। c1 कितना है? 5 और ये 10। 5 2 जा 10। मतलब क्या है? ये कौन सा केस हो गया? a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो जब तीनों रेशो इक्वल आ जाते हैं तो वो कौन सा केस होता है? वो होता है कंसिस्टेंट। मतलब कंसिस्टेंट क्या? ग्राफ कैसा बनेगा उसका? कोइंसिडेंट तो ग्राफ बनेगा, ठीक है। मतलब लाइन के ऊपर एक लाइन ऐसे वाला, ये तो ग्राफ बनेगा इसका। और इसके क्या होंगे? मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे इसके? मैनी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन है तो ये क्या हो गया? इट इज कंसिस्टेंट। ये तो था पहचानने का तरीका, ठीक है। उसने अब क्या बोला है? इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट आ जाता है तो क्या करना है? सॉल्यूशन निकालने किस मेथड से? ग्राफिकली मेथड से। तो वो भी बहुत इजी है, ठीक है ना। मैं थोड़ा अभी इस तरीके रफली कर रहा हूं। क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5। टेबल बनाओ इस इक्वेशन की। x और y, एक बार x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 0 रख दी, y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और फिर दूसरी बार क्या करो? y की वैल्यू 0 रख दो और x की वैल्यू कितनी? जब इसकी वैल्यू 0 रख चुके हो आप तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। एक टेबल बन गई। अगले पे आ जाओ। अगली इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। टेबल बनाओ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को, कर ही लोगे ये तो। x की वैल्यू 0 रखो तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। यहाँ पे 2 है, y के मल्टीप्लाई में 2 इजिकल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा? 5। नहीं समझ में आया? देखो 2x प्लस 2y इजिकल टू में क्या है? 10 है। मैंने x की वैल्यू को 0 रख दिया तो प्लस 2y इजिकल टू में 10। ये पूरा क्या हो गया? ये 0 हो गया। तो 2y इजिकल टू में 10 क्या बचा यहाँ पे? 2y इजिकल टू में 10 बचा। 2 मल्टीप्लाई में इजिकल टू किधर गया तो डिवाइड में चला गया, और डिवाइड में इसने काट दिया तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5। बिल्कुल सिंपल तरीके से x और y की वैल्यूज आपने निकालनी है। इसी तरीके से अगर y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू 0 रखी तो ये पूरा टर्म कितना हो गया? 0 हो गया। ये यहाँ पे 2 जो है वो x के मल्टीप्लाई में है तो इसको उधर भेजो, 10 के डिवाइड में जाएगा और क्या आएगा? 5 आएगा। दोनों टेबल बन चुकी हैं। अब ग्राफ बना लो इनका। ग्राफ कैसे बनाएंगे? वन टू थ्री फोर 5। ये थी मेरी x एक्सिस, -1 -2 -3 एंड सो एन, और ये थी मेरी x डैश। 1 2 3 4 और ये मेरा 5। ये था मेरा y एक्सिस, -1 -2 -3, ये थी मेरे y डैश, ठीक है। कह रहा है x 0 है। x एक्सिस पे क्या ढूंढना है तुमने? 0 ढूंढना है। 0 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। और y एक्सिस कितना है? y एक्सिस पे 5, तो y एक्सिस पे 5 देखा तो वो यहाँ पे आया, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट तो हमारा ये हो गया। इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या आ जाएगा कि x तो था इसका 0 और y कितना था? 5। तो 0,5 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अगला पॉइंट कहता है कि x एक्सिस कितना है? 5 है। x एक्सिस पे देखना है क्या? 5। 5 देखो यहाँ पे आ गया 5, ठीक है।
और वाई एक्सिस कितना है 0, तो ऊपर तो जाना नहीं है। कोऑर्डिनेट कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। इसका नाम क्या डाल देंगे हम कि एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे 0, दोनों कोऑर्डिनेट आ गए। देखो सेम कोऑर्डिनेट ही यहाँ पे है ना, तो दोबारा सर्च करने की जरूरत तो है नहीं, इनको मिला दो। और इस इक्वेशन का भी था, इस इक्वेशन की लाइन कहाँ पे आएगी, वो भी यहाँ पे ही आएगी। तो इसको ऐसे करके दिखा देंगे। दोनों इक्वेशन इसके ऊपर लिख दो, x प्लस वाई इजिकल टू में 5 और 2x प्लस 2y इजिकल टू में 10। ये तो हमारे को पता ही था ना पहले कि लाइन के ऊपर एक लाइन बनेगी। देखो हमने यहाँ पे पहले बता दिया, कोइंसिडेंट केस है तो लाइन के ऊपर लाइन बनती है। तो ग्राफ भी हमारा कैसे बन रहा है, लाइन के ऊपर लाइन बन रहा है। ठीक है, अब इसके तो मैनी सॉल्यूशन है, तो जहां पे भी ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहां पे सॉल्यूशन आएंगे, बट इसके तो मैनी सॉल्यूशन है तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो था ना क्वेश्चन आसान। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, फोर्थ का सेकंड क्या कहता है, दो इक्वेशन दे दी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। सबसे पहले क्या चेक करना है हमको, ग्राफ कैसा बनेगा, मतलब कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, कैसे चेक करते हैं हम, रेशो चेक करके रेशो बनाओ इसका। भाई a1 है 1, a2 है 3, तो 1/3 इजिकल टू में b1 क्या है -1, b2 क्या है -3, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1/3। जब 1/3 है मतलब ये दोनों रेशो बराबर आ गए, तो हम थर्ड के पास जाते हैं। तो थर्ड रेशो क्या है 8/16, काट के देखो 8 2 जा 16, 1/2, क्या ये बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। कौन सा केस बन गया, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। अगर b1/b2 नॉट इक्वल हो c1/c2 के तो क्या होता है, वो होता है पैरेलल। और जब वो पैरेलल होता है मतलब लाइनें कैसे बनेंगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसके सॉल्यूशन होंगे, क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं किसी पॉइंट पे, नहीं काट रही, कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो क्या होगा नो सॉल्यूशन। और जब कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है तो वो क्या होता है, वो होता है इनकंसिस्टेंट। क्या होता है वो, इनकंसिस्टेंट। जब इसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा, कंसिस्टेंट भी नहीं है, तो हम ग्राफ बना के क्या सॉल्यूशन निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। तो इसको यहीं पे छोड़ देना, ये लिख के कि ये इनकंसिस्टेंट है। हमें ग्राफ किसका बनाना है, जो सिर्फ कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फोर्थ का थर्ड पार्ट क्या कहता है, दो इक्वेशन दे दी इसने हमको। ठीक है, चेक करो, ये इक्वेशन 1 है हमारी और ये क्या है हमारी इक्वेशन 2 है। बनाओ रेशियो इसका, a1 है 2, a2 है 4 इज इक्वल टू में b1 है 1 और b2 है हमारा -2। यहाँ पे इसको काट के चेक करो 1/2, क्या ये बराबर है। अगर ये बराबर नहीं है तो हम अगला भी चेक नहीं करेंगे। और ये तो प्लस का है और यहाँ पे क्या है माइनस का। कौन सा केस बन गया कि a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। ये कौन सा केस होता है भाई, ये होता है इंटरसेक्टिंग। कौन सा होता है ये, इंटरसेक्टिंग। मतलब कि लाइनें कैसे बनेंगी इसकी, इस तरीके से बनेंगी। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो लाइनें कैसे आएंगी इसकी, इस तरीके से आएंगी। और अगर ये इंटरसेक्टिंग है, एक कॉमन पॉइंट भी है, दोनों लाइनों ने एक कॉमन पॉइंट पे काटा है ना एक दूसरे को, तो मतलब वन सॉल्यूशन। कितने जितनी पॉइंट पे काटता है उतने ही क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। तो इसके कितने हैं, वन सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन है इसके, तो ये क्या होगा, ये होगा इट इज कंसिस्टेंट। और अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमने ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के टेबल बनाओ, तो 2x प्लस वाई -6 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, सबसे पहले इस c को इधर लेके आओ क्योंकि हमने तो x और y की वैल्यू निकालनी है ना। तो इज इक्वल टू में -6 था, इज इक्वल टू के उधर गया तो वो प्लस का हो गया। ठीक है, टेबल बनाओ, ये x और ये y। एक बार x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और y की वैल्यू क्या आएगी 6। ठीक है ना, x की वैल्यू 0 रखी तो ये पूरा 0 हो गया, 0 2 से मल्टीप्लाई हो 0 हो गया। और y इज इक्वल टू में क्या बचा 6 बचा। अब मैं y की जगह पे क्या रखूंगा 0। जब y की जगह पे 0 रखा तो क्या बचा 2x इज इक्वल टू में 6, 2 मल्टीप्लाई में था, इज इक्वल टू किधर गया तो क्या हो गया, वो डिवाइड में चला गया। 3/2 क्या हो, 6/2 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, एक टेबल बन चुकी है। अगली बनाते हैं, 4x - 2y इज इक्वल टू में 4। यहाँ पे -4 था, इज इक्वल टू किधर ले गया, वो प्लस का हो गया। टेबल बनाओ फिर से x y। एक बार x की वैल्यू को 0 रखो,
जब x की वैल्यू को 0 रखा तब ये 4 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, यहाँ पे क्या बचा -2y, 2 उधर गया 4 के डिवाइड में चला गया और 4 के डिवाइड में जाने पे क्या आया यहाँ पे 2, और ये माइनस का साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। ठीक है, अब y की वैल्यू को 0 रखो, जब y की वैल्यू को 0 रखा तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ पे बचा 4x इज इक्वल टू में 4, 4 इंटू में है x के इज इक्वल टू के उधर गया तो डिवाइड में 4/4 क्या हो जाता है 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, बहुत सिंपल है, करके देख लेना, पूरा पूरा आपको पूरा करना है, ग्राफ बनाना है। अब 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3, ऐसे आगे जाके y डैश y x x डैश। तो पहले ये टेबल बनाओ, x 0 है, x पे क्या है 0, यहाँ पे है 0, y कितना है 6 है, y है 6, 6 कहाँ पे यहाँ पे, कोऑर्डिनेट के नाम क्या हो जाएंगे, x कितना था 0 और y कितना था 6, तो 0,6 हो गया हमारा ये कोऑर्डिनेट। फिर कह रहा है x पे 3, x पे 3 देखो, x पे 3 कहाँ पे यहाँ पे है और y पे 0 देखना है, तो ऊपर तो जाना नहीं है, y पे 0 यहाँ पे है, तो ये आ गया हमारा अगला कोऑर्डिनेट, इसका नाम क्या हो जाएगा 3,0। ठीक है, इन लाइनों को मिला दो, ये मिल गई। अब ये लाइन किस इक्वेशन की वजह से आई थी, ये आई थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में 6। एक इक्वेशन कंप्लीट, अगली इक्वेशन में ग्राफ बनाओ, x कितना है 0 है, y कितना है -2, x है x एक्सिस पे देखो 0, y एक्सिस पे देखो -2, तो यहाँ पे ये रहा, नाम रखो इसका, ये हो जाएगा x कितना था 0 था, y कितना था -2, तो 0, -2 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अगला देखो x कितना है 1 है, x कितना है, x एक्सिस ये है, x एक्सिस पे ये 1 और y कितना है 0, मतलब y कितना है 0, तो कोऑर्डिनेट कहाँ बनेगा यहाँ बनेगा, और नाम क्या हो जाएंगे इसके 1, 0, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 0, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिला दो बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, और ये लाइन आई किस इक्वेशन की वजह से आई है 4x -2y इज इक्वल टू में 4, जहां पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही होंगी, जहां पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही होंगी तो उसके कोऑर्डिनेट इस तरीके से करके मैच कर लेना, x एक्सिस पे कितना आया मेरा 2 आया, y एक्सिस पे कितना आया 2 आया, बट जब आप स्केल से मेजर करके सही से बनाओगे तो आपका एक्चुअल सॉल्यूशन आएगा, ये मैंने अभी सिर्फ एक अंदाजा लगाया है। ठीक है ना, क्योंकि मेरा यहाँ पे डिस्टेंस कुछ और है, 1 का यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे देखो ये अलग अलग है सब कुछ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट कहता है, दो इक्वेशन दे रखी हैं तो चेक करना है, पहले इनको रेशो बनाओ इनका फटाफट से, 2/4 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू में -2, v1 कितना है -2, v2 कितना है -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और ये क्या बचा 1/2। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं तो हम थर्ड चेक करेंगे, इज इक्वल टू में -2 में -5, फिर से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो ये बराबर है नहीं, ये बराबर नहीं है, कौन सा केस हो गया ये a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इज इक्वल है c1/c2 के, तो ये केस कौन सा होता है, ये होता है पैरेलल, और जो पैरेलल होता है आप सभी को पता है कि वो इनकंसिस्टेंट होता है, और जो इनकंसिस्टेंट होता है उससे कोई सॉल्यूशन नहीं होते, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, इट इज इनकंसिस्टेंट लिख के। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ, रेक्टेंगुलर पैरामीटर होता है 2 × l+b, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ, तो कह रहा है हाफ द पैरामीटर, पैरामीटर का हाफ है, ठीक है, वो कितना दे रखा है इज 36 मीटर, हमें नहीं पता लेंथ कितनी है और हमें नहीं पता उसकी ब्रेथ कितनी है, उसने क्या बोला है सिर्फ कि रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो हमें ना तो उसकी लेंथ दी गई है ना विड्थ दी गई है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लेट कर लेंगे कि सॉल्यूशन लेट लेंथ इज कितनी x
और वेट कितनी मान लो y। तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है, देखो हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन। मैंने बताया है जब भी वो 4 मीटर या मोर देन, लेस देन या एगो, आफ्टर ऐसा कुछ बोलता है तो दोनों को कंपैरिजन में रख लो। कंपैरिजन में रखने का मतलब क्या है कि दोनों को आमने सामने बैठा दो इक्वल टू के, कि अभी ये दोनों बराबर है, ये मेरी लेंथ थी, ये मेरी ब्रेथ थी, ठीक है। उसने बोला है जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है, जो लेंथ है, लेंथ क्या हमारी x है, लेंथ जो है वो हमारी 4 मीटर ज्यादा है, मतलब ये हमारा बड़ा हुआ है, ये डिजिट जो x है हमारी, जो लेंथ है वो हमारी ज्यादा है किससे, y से, बट बीच में साइन किसका है, इज इक्वल का, तो मुझे तो बराबर करना होगा, दोनों को इक्वल करना होगा, तो मैं कितना इसमें प्लस कर दूंगा, 4 इसमें प्लस कर दूंगा। आप देखो 4 तो ये ज्यादा थी, मैंने इसमें 4 मीटर ऐड कर दिया, तो अब दोनों ये इक्वल हो गए ना। y को इधर लेके आओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4, ये मेरी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड केस में देखो क्या कहता है, कह रहा है हाफ द पैरामीटर, पैरामीटर का हाफ। तो सबसे पहली बात, पैरामीटर कितना होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई होगा, मतलब 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो एल को मैंने क्या माना है, लेंथ को क्या माना है मैंने x, और विड्थ को क्या माना है y। तो कह रहा है हाफ द पैरामीटर कह रहा है वो, तो हाफ द पैरामीटर क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई अपॉन में 2, हाफ करने के लिए करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं किसी भी चीज को, तो 2 से ये डिवाइड हो गया, क्या बचा x प्लस वाई। पैरामीटर कितना दे रखा है उसने, इज 36 मीटर, कितना 36 मीटर, तो इसको पैरामीटर, हाफ द पैरामीटर कितना दे रखा है 36 मीटर, यहाँ पे क्या बचा x प्लस वाई, इसको सीधा करके लिख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 36, ये मेरी आ गई इक्वेशन 2। अब इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व कर लेना, इक्वल इक्वल मेजरमेंट से बना के, क्योंकि मैं तो यहाँ पे कर नहीं पाऊंगा इक्वल इक्वल। अब इसे क्या करना, ग्राफिकली मेथड से सॉल्व कर लेना। मैं ग्राफिकली मेथड से सॉल्व ना करके इसको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो ग्राफ बनाना यहाँ पे एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं होगा, सॉल्यूशन आपको बताने जरूरी है। तो फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप ग्राफिकली मेथड से करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है कि किस मेथड से सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। तो हम एलिमिनेशन मेथड से निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 36 और x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4। ऐड करने पर ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का y था, नीचे माइनस का y था, इधर क्या बचा x, तो 2x इज इक्वल टू में कितना 40, तो इससे ये डिवाइड हो गया, कितना बचा 20, x की वैल्यू क्या आ गई 20। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू में कितना 4, x की वैल्यू 20 रखी, माइनस वाई इज इक्वल टू में 4, 20 को उधर भेजो, 4 माइनस 20 कितना बचा, माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो बच्चों x को क्या माना था हमने, लेंथ माना था, उस रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ जो होगी वो होगी 20 मीटर, कितनी 20 मीटर, ये नीचे से अलग से लिख के दिखाना, ठीक है, और विड्थ कितनी होगी 16 मीटर, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर दोबारा से इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 से कहता है, देखो गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू में 0। कहता है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक दूसरी इक्वेशन और बनानी है, हमें खुद से फॉर्म करनी है, कितने वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल्स में, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर, जो भी पेयर बनेगा, मतलब एक इक्वेशन तो ये दे रखी, एक और इक्वेशन बना के जो पेयर बनेगा उन दोनों की रिप्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, या तो हो इंटरसेक्टिंग लाइन में, फिर पैरेलल लाइंस की बतानी है, फिर बतानी है कोइंसिडेंट की, ठीक है। तो हमें पता है इंटरसेक्टिंग कब होता है केस, इंटरसेक्टिंग तब होता है जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल हो किसके, b1 अपॉन b2 के, ठीक है। अब इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में हमें a1 b1 और c1 की वैल्यूज दे रखी हैं, हमें क्या नहीं पता, हमें नहीं पता a2 और b2 नहीं पता,
हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे अपनी A2 और B2 की जगह पे, बस ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि ये दोनों रेशो बराबर ना हो। ठीक है, तो A2 कितना दे रखा है हमें, A2 दे रखा है हमें 2 और B1 की सॉरी A1 कितना दे रखा है हमें 2 और B1 कितना दे रखा है 3। ठीक है, हमें इनको इक्वल नहीं करना, इन दोनों रेशो को, ये जो रेशो बनेगा अब इनको इक्वल नहीं करना। तो A2 की जगह पे क्या रखूं मैं, A2 की जगह पे मैं 3 रख लेता हूँ, ये कट भी नहीं रहा है ना। अब यहाँ पे क्या रखूं मैं, यहाँ पे मैं 4 रख देता हूँ, कुछ भी रख सकते हो कुछ भी, बस ये दोनों बराबर नहीं आने चाहिए। क्या अब 2/3 इज इक्वल है 3/4 के, बिल्कुल भी नहीं है भाई 4 इक्वल में। ठीक है ना, तो ये इक्वल नॉट हो गया, और ये कौन सा केस बन गया, ये बन गया इंटरसेक्टिंग केस। अब देखो मैंने A2 क्या रखा है, मैंने A2 रखा है 3, तो 3x। ठीक है, B2 क्या रखा है प्लस का 4, तो मतलब 4y। C की जगह पे कुछ भी रख दो, क्योंकि हमें C से कोई मतलब ही नहीं है, जब ये दोनों ही हमारे बराबर नहीं आए तो वो क्या होगा, प्लस का 16 इज इक्वल टू में 0। ये ऐसी इक्वेशन होगी फिर जो इस इक्वेशन के साथ इंटरसेक्टिंग लाइंस रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब बनाना हमने पैरेलल। पैरेलल कब होता है केस, कि जब A1 अपॉन A2 इक्वल हो B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल हो C1 अपॉन C2 के। तो हमें A1 B1 C1 पता है, A1 क्या है 2, B1 क्या है 3 और C1 क्या है -8। अब एक ऐसा रेशो बनाने हैं जिनसे इसका और इसका रेशो तो सेम आ जाए, बट इसका रेशो सेम ना आए, मतलब कि ये दोनों तो बराबर होने चाहिए बट ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो A2 की जगह पे क्या रखूं मैं, A2 की जगह पे मैं रखता हूं यहाँ पे 4। ठीक है, क्यों रखा, क्योंकि मैं इसको जब काटूंगा तो यहाँ पे आएगा 1/2 आएगा, 2 2 4 होता है, और यहाँ पे 3 के टेबल में कोई ऐसा टेबल ऐसा रखूंगा डिजिट जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो क्या होगा 2 से डिवाइड 6 होगा, 3 2 6। यहाँ पे क्या है 1/2, यहाँ पे भी देखो क्या है 1/2। अब ये मुझे बराबर नहीं करना, तो मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ 9 रख देता हूँ। ठीक है ना, ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पे तो 1/2 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 8/9, तो ये बराबर नहीं है। तो A2 B2 और C2 की जगह पे मैंने क्या क्या रखा है, मैंने रखा पहले 4, तो 4x प्लस मैंने B2 की जगह पे क्या रखा 6, तो 6y, और मैंने C2 की जगह पे क्या रखा 9, तो प्लस का 9 इज इक्वल टू में 0। ये वो इक्वेशन होगी जो इस इक्वेशन के साथ पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करेगी। अब आगे आते हैं हमारा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कब होती है भाई, जब A1 अपॉन A2 इक्वल हो B1 अपॉन B2 के और इक्वल हो C1 अपॉन C2 के। ठीक है ना, अब देखो A1 B1 C1 तो हमें दे रखा है, A1 कितना है 2 3 और -8। अब क्या करना है हमको, हमको ये तीनों बराबर बनाना है, कुछ भी करके, कुछ भी डिजिट रखो अपनी। मैं A2 रख रहा हूं 4 और B2 रख रहा हूं मैं क्या 6। अब यहाँ पे भी ये बराबर होना चाहिए, मतलब इनको काट के क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, इनको काट के क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। मुझे ऐसा कुछ रखना है जो 8 से 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो क्या रखूंगा मैं 16, बट अगर मैं अब काटता हूं इसको 8 2 16 पे, तो माइनस का आएगा, यहाँ पे मुझे माइनस को भी काटना है, तो मैं क्या रखूंगा -16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और 8 2 16 क्या आ गया 1/2। अब तीनों बराबर हो गए, तीनों बराबर हो गए, तो बताओ मैंने A2 B2 और C2 की जगह पे क्या रखा, मैंने A2 की जगह पे रखा 4, तो हो जाएगा 4x, B2 की जगह पे मैंने क्या रखा 6, तो हो जाएगा 6x, ओ सॉरी 6y। ठीक है ना, दो वेरिएबल में चाहिए था हमको, तो 6y, और यहाँ पे माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन एक वो इक्वेशन होगी जो इस इक्वेशन के साथ कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन है। अपनी तरफ से बस वैल्यूज रखनी है, कुछ भी करो। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। दो इक्वेशन दे रखे हैं आपको, उनका ग्राफ बनाना है। कहता है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस। जो इन लाइनों से एक्स एक्सिस के साथ जो भी ट्रायंगल बनेगा उसको शेड करना है, बस एक्स एक्सिस के साथ जो भी ट्रायंगल फॉर्म होगा इन दोनों लाइनों से उसको शेड करना है। सबसे पहले क्या करना है हमको, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए क्या जरूरी है, टेबल जरूरी है, तो टेबल बना लो भाई। x - y + 1 था, मैंने +1 को उधर भेज दिया, तो किसका हो गया माइनस का हो गया। टेबल बना लो फटाफट से, क्या हो जाएगा यहाँ पे x और ये y। एक बार x की वैल्यू 0 रखी तो -y इक्वल टू -1 बचा, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, फिर क्या करो, y की वैल्यू को रखो आप
कितना रखोगे, y की वैल्यू को 0 रख लो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर -1 आ जाएगी, ऐसा बन जाएगा कुछ। ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन क्या थी, 3x + 2y -12 है इज इक्वल टू के उधर भेजा तो किसका हो गया, वो प्लस का हो गया, तो हो गया +12। ठीक है, टेबल बनाओ, टेबल बनो रे बनो रे, टेबल बनो रे। x की वैल्यू 0 रखी तो ये पूरा 0 हो गया, 2y इज इक्वल टू में 12 बचा, 2 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू किधर गया तो डिवाइड में आ गया, और 2 से 12 डिवाइड होगा तो क्या बताएगा, क्या बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, फिर क्या करना है, y की वैल्यू पे 0 रखो, y की जगह पे 0 रखा तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे बचा 3x इज इक्वल टू में 12, 3 मल्टीप्लाई में 3 इज इक्वल टू किधर जाएगा तो 12 की डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड होकर काटेगा तो कितना बचेगा 4, 4 3 जा 12। तो ये तो टेबल हमारे पास आ गई। अब क्या करना है, हमने एक ग्राफ बनाना है। यहाँ पे -1 -2, पहले टेबल देखो x कितना है 0 है, x एक्सिस पे कितना देखना है 0 देखना है, तो y एक्सिस कितनी है 1, कोऑर्डिनेट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, नाम क्या होंगे कोऑर्डिनेट के कि 0, 1, x एक्सिस पे 0 है, y पे कितना है 1 है। अगला देखो x एक्सिस पे कितना है -1 है यहाँ पे, और y एक्सिस 0, तो एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा यहाँ पे, नाम क्या होगा इसका -1, 0, मतलब x एक्सिस पे -1 है और y एक्सिस पे 0 है, आगे वाला x होता है पीछे वाला y होता है, दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिला दो, जिस इक्वेशन से ये लाइन आई है वो लिख दो इसके ऊपर, x - y इज इक्वल टू में -1, या फिर इसको प्लस कर दो कि +1 इज इक्वल टू में 0। अब होगी ना परफेक्ट टाइप की इक्वेशन। यहाँ पे ये टेबल बनाओ, अब x कितना है 0 है, x कितना है 0, y कितना है 6 है, y कितना है 6, कोऑर्डिनेट के नाम बताओ कि x तो था 0 और y है कितना 6, तो हो गया 0,6। अगला बताओ x कितना है 4 है, x है 4 और y कितना है 0, तो कोऑर्डिनेट यहाँ बनेगा, नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा 4,0। अब क्या करना है, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपस में मिला दो इस तरीके से, जिस इक्वेशन से ये लाइन आई है वो लाइन लिख दो यहाँ पे कि भैया 3x + 2y इज इक्वल टू में 12। अब उसने बाद में क्या बोला था, देखो ग्राफ तो बन गया, सॉल्यूशन भी यहाँ पे आ गया, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट होती है वहीं पे सॉल्यूशन आता है। अब मेरा तो कहीं और ही लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, आप लोग जब बनाएंगे तो देख लेना। कहता है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इन के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको कि भाई इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा -1,0, इसका क्या है 4,0, जो यहाँ पे आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको। तो x कितना है, सपोज 2 है यहाँ पे, मेरे हिसाब से x कितना है 2 है, और y कितना है, y को मान लो 3.8 मान लो, अभी कितना माने यार इसको, इसको 4 ही मान लो, ठीक है ना, 2,4। तो तीनों इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमने दे दिए। कहता है कि formed by these lines and the x axis and shade the triangular region, जो भी x एक्सिस के साथ जो भी ट्रायंगल बन रहा है, ये x एक्सिस जा रही है, इसके साथ कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला बन रहा है, इसको शेड कर दो, बस ये ट्रायंगल था इसको शेड कर दिया, इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, और ये हमारा सवाल खत्म। सवाल के साथ साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और थोड़ा होमवर्क भी करिएगा कि इसको शेयर करें आप अपने दोस्तों के पास, ये आपका होमवर्क है। तो मिलते हैं आपसे अगली एक्सरसाइज में 3.2 में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, मिल वापस।